हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज आपका सामाजिक विज्ञान और गणित विषय का टेस्ट हो चुका है और अब बारी है हिंदी और संस्कृत विषय की। तो यहाँ पे मैं पहला वीडियो लेकर आ गई हूँ आपके लिए हिंदी विषय का, जिसमें हम क्रमशः सारे प्रश्नों को देखेंगे और साथ में उनके उत्तरों को भी अच्छे से समझ के याद कर लेंगे। यहाँ मैं आपको पूरा पेपर समझाने वाली हूँ और उसके साथ उसका फुल सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो है वो फर्स्ट वीडियो है कल के लिए। इसके बाद फिर आएगा आपका संस्कृत सब्जेक्ट का पेपर। तो पहले हम हिंदी के पेपर को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेकंड वीडियो में संस्कृत के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के उनके उत्तरों को देख लेंगे। तो यहाँ वीडियो शुरू करने के पहले यदि आपको PDF डाउनलोड करना है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेनी है। साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आप मिडिल एजुकेशन के साथ आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो इसी तरीके से मिडिल एजुकेशन के साथ बने रहिए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पे हम हिंदी का जो पेपर है वो शुरू करते हैं। ये इसका समय 1 घंटा है, जैसा कि निर्देश सारे ही पेपरों में आपको देखने के लिए मिल रहा है, और पूर्णांक आपका 20 अंक का ये पेपर है। पहला जो प्रश्न है वो है सही विकल्प का चयन करके लिखिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आपके आधे आधे नंबर के 4 प्रश्न होंगे, जिसमें टोटल यहाँ पे आपका 2 अंकीय प्रश्न ये है। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं। तो बिहारी जी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि वो कौन सी काव्य धारा के कवि हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी कवि। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे, सूर के पद की भाषा कैसी है। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12, ब्रज भाषा। सूर के पद की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। उसके बाद हम तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे, हालदार साहब के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा कौतुभ भरी, ऑप्शन नंबर आ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौथे नंबर का प्रश्न, भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात सान कर खिलाते थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फूल के कटोरे में। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। तो ये आपके कुछ पाठ के अंतर्गत और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस दोनों तरीके के यहाँ पे दोनों का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे कि रखा गया है इनने। पहले प्रश्न में अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। ये भी 2 अंक का है, जिसमें आधे आधे नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा आपका। स्थाई, ये भी आप देखेंगे तो व्याकरण से आया है। स्थाई भावों के उत्पन्न होने के कारणों को खाली स्थान कहा जाता है। तो स्थाई भाव के उत्पन्न होने के जो कारण होते हैं उन्हें यहाँ पे विभाव कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थाई भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहा जाता है। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न हम देखेंगे कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः। तो इसका जो सही जो ऑप्शन है वो होगा काव्यम। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन, एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है। तो देखिए, जैसे कि इस शब्द से ही विदित हो रहा है कि एक अंक की रचना होती है। प्रतिदिन में खाली स्थान समास है। तो प्रतिदिन में जो समास होगा वो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सत्य असत्य लिखिए। तो थर्ड नंबर का ये क्वेश्चन है, इसमें भी प्रत्येक प्रश्न आधे आधे अंक का हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला हम देखेंगे कि भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर भभूत का तिलक लगाते थे। तो ये जो कथन है वो हो जाएगा सत्य। उसके बाद उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, ये असत्य था। ठीक है, उसके बाद थर्ड हम देखेंगे, हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे। तो ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद चौथा है, जगन्नाथ में विसर्ग संधि है। तो ये असत्य हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में हमें सही जोड़ी यहाँ पे मिलान करना है। पहला हम देखेंगे सूर के पद। तो सूर के पद जो है वो भ्रमर गीत, देहाती दुनिया। तो देहाती दुनिया जो है वो पहला आंचलिक
उपन्यास माना जाता है। फिर नगर पालिका के कार्य, तो ये हो जाएगा सड़कें पक्की करवा देना। उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रयोगवाद के जो जनक हैं तो वो हैं अज्ञेय। मतलब ये इसका जो क्रम है वो हो जाएगा ऐसे 4, 3, 2 और 1। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, जहाँ पे आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा उद्धव के लिए। इसका जो उत्तर है वो है उद्धव के लिए। पहले का उत्तर है आपका उद्धव। ठीक है, पहले का उत्तर है उद्धव के लिए। दूसरा है किसी एक खंड काव्य का आपको नाम लिखना है। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा पंचवटी एक खंड काव्य है। ठीक है, उसके अलावा भी कई हैं लेकिन पंचवटी सरल है तो आप पंचवटी याद कर लीजिए। तीसरा है संधि के 2 भेदों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा स्वर संधि, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि। यदि तीसरा भी पूछता तो आप विसर्ग भी लिख सकते थे, लेकिन स्वर और व्यंजन यहाँ लिख दीजिए क्योंकि 2 बात पूछे। फिर है भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली चौकी किस काम आती थी? तो वो जो चौकी थी वो आती थी रंगमंच के काम। रंगमंच के काम आती थी। ठीक है, तो ये जो रंगमंच है वो आपके चौथे का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 प्रश्न थे उनके उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद ये भी आधे आधे अंक के प्रश्न हैं। अब यहाँ पे आते हैं प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर का जो पहला प्रश्न है ये पेपर का 6वें नंबर का प्रश्न है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो प्रश्न है ये 3 प्रश्न लगातार आपके 2 अंक की हैं। ठीक है, तो हम इसका उत्तर यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये इसका उत्तर है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर रहता है। कमल का पत्ता कभी भी डूबता नहीं है ना। तो इसी से उसने गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना की है। मतलब कि जल का प्रभाव जैसे कि कमल के पत्ते पर नहीं पड़ता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी का सानिध्य पाकर भी वह कृष्ण के प्रभाव से मुक्त हैं। उद्धव पर कृष्ण जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो यहाँ पे इसका उत्तर है कि जो चश्मे वाला था वो सेनानी नहीं था कभी भी, और वो तन से बहुत बूढ़ा और दुबला पतला था, लेकिन फिर भी उसके मन में देशभक्ति की जो भावना थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल थी। वो सुभाष चंद्र बोस जी का सम्मान करता था। उसके साथ साथ सुभाष की बिना चश्मे वाली जो मूर्ति उसको देखकर वो काफ़ी दुखी और आहत था, इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा उसने नेताजी की मूर्ति पर लगाया था। वो हमेशा रोज़ लगाता था। तो उसकी इसी भावना को देखकर लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस जी का साथी या सेना का कैप्टन कह के सम्मान दिया। ठीक है, तो ये ही कारण था जिसकी वजह से वो सेना में नहीं था तब भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। उसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 8, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो ये प्रश्न आप बहुत आसानी से मन से लिख सकते हैं कि बच्चे अपने माता पिता के जो प्रेम के प्रति जो प्रेम है उनके साथ रहकर, उनके द्वारा सिखाई हुई बातें में रुचि लेकर, खेल खेल के उन्हें चूमकर, गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करते हैं। और भी जो कुछ भी आप अपने मन से लिखना चाहते हैं तो इस प्रश्न में आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे ये अंतिम प्रश्न है जो कि 4 अंक का प्रश्न है। इसमें आपको आवेदन पत्र लिखना है। एक आवेदन पत्र आपको शाला शुल्क से मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है, और उसके अथवा में आपको छोटे भाई के कक्षा 9वीं में प्रवेश की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। तो हम यहाँ पे पहला वाला पत्र देख लेते हैं। पत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप उसका जो फॉर्मेटिंग है उसको कैसे फॉलो करते हैं। मतलब जहाँ पे आपको जो चीज़ लिखना है वो उसी स्थान पे लिखी होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आपके नंबर कट जाते हैं। और आपका बोर्ड क्लास है इसलिए आपको इस बात का विशेष देना होगा कि यहाँ पे इस तरफ
लेफ्ट हैंड साइड में आप प्रति श्रीमान प्रधानाध्यापक की जगह श्रीमान प्राचार्य महोदय लिखेंगे। नीचे स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रदेश। ठीक है, फिर विषय क्या होगा, शाला शुल्क माफ़ करवाने हेतु। फिर यहाँ पे महोदय या मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में यहाँ कक्षा 12वीं की जगह आपको कर लेना है कक्षा 10वीं। ठीक है, कक्षा 10वीं की छात्रा या छात्र हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी के पास ज़मीन है जिसकी वार्षिक आय 3000 रुपये है। मतलब वार्षिक आय आप कम दर्शाएंगे, जो आपकी कम है, इसलिए आप तो शाला शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो इतने कम पैसों में हम अपना घर कठिनाई से चलाते हैं और मेरे 2 भाई बहन हैं जिनका शिक्षण शुल्क देना होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, यहाँ से आप चाहें तो पैराग्राफ बदल सकते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण शाला शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। मेरी पढ़ाई के प्रति रुचि अधिक है और मैं कक्षाएं प्रथम आती हूँ। यदि आप नहीं आते हैं तो ये लाइन आप हटा सकते हैं। तो चलिए फिर नीचे लिखेंगे कि आशा है कि आप इसको ध्यान देंगे और मेरी समस्या हल करेंगे। बहुत ही सरल और अच्छी भाषा में यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर साथ धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी छात्रा या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कक्षा में 10वीं आ जाएगा। तो ये था आपका क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो को लाइक करना, पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना मत भूलिए और साथ साथ में वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मैं संस्कृत सब्जेक्ट का लेकर आऊँगी और साथ में पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करवा दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।